अस्सलाम वेलकम टू एस्पिरेंट चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस करे थे, जिसमें हमने प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करने से पहले हम देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं। न्यूक्लिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड जो है उसको डिस्कवर सबसे पहले देख लें तो हमने इसको डिस्कवर किया था 1869 में एक स्विस साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, स्विस साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा, जब वो एक कोई पस सेल जो थे उनको स्टडी कर रहे थे, उन पस सेल्स से उन्होंने फिर जो एक हमारे पास डीएनए पस सेल्स के अंदर के न्यूक्लियस से उन्होंने एक मटेरियल डिस्कवर किया, जिसको पहले उन्होंने न्यूक्लियस बोला क्योंकि वो डिस्कवर हुआ था जहाँ से वो न्यूक्लियस हुआ था, इस वजह से उसको न्यूक्लियस का नेम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जो हमने उन्होंने जो मटेरियल जो हम बात कर रहे हैं इसको उन्होंने डिस्कवर किया सब्सटेंस को, वो एक्चुअली क्या था, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बाद में इसको जो नेम दिया गया न्यूक्लिक एसिड, वो इसकी उसका स्ट्रक्चर देख के उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करके उन्हें न्यूक्लिक एसिड नेम दिया गया, लेकिन पहले न्यूक्लिक कहा गया क्योंकि वो न्यूक्लियस में डिस्कवर हुआ था। आज हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ हम डीएनए ही नहीं कहते बल्कि आरएनए भी क्या है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। तो ये दो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए हमारा क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है चीज बनाने के लिए। अगर हम बड़े की बात करें तो डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, जो फंक्शनल यूनिट है डीएनए का, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि वो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से फिर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। इस तरह से जो बाकी फंक्शन होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में आई का कलर क्या होना है, हेयर का कलर क्या होना है, तो बॉडी शेप, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की और बाकी सारी, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए में। ठीक है, तो डीएनए की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारा हेरिडिटी मटेरियल है। तो इस तरह नहीं है कि सब जगह पे जो हेरिडिटी मटेरियल है वो डीएनए ही हो। ठीक है, प्लांट और एनिमल में तो आप डीएनए देखेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर जो उनका हेरिडिटी मटेरियल है वो डीएनए नहीं होता बल्कि आरएनए होता है। ठीक है, कुछ वायरसेस में हमारे पास क्या होता है, आरएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है। अब न्यूक्लिक एसिड में हमें दो चीजों को डिस्कस करना है, एक डीएनए और एक आरएनए। पहले हम डीएनए को डिस्कस करते हैं, और जब हम बेसिक बात करते हैं डीएनए और आरएनए की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए और आरएनए हमारे पास क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, ये पॉलीमर है। तो हमेशा हमें पता है, जैसे हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जो पॉलीमर होता है वो मोनोमर से मिलकर बना होता है। अब जो हमारे पास पॉलीमर है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो किन मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि किन चीजों से जो न्यूक्लियोटाइड है वो मिलकर बना होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के में हम तीन बेसिक चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे शुगर, ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस, और थर्ड हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इससे आगे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये तीनों आपस में अटैच होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। उससे पहले हम डीएनए डिस्कस करेंगे। तो जो शुगर है डीएनए और आरएनए में वो डिफर करती है। डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस होती है, और जो आरएनए में शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है आरएनए में, लेकिन जब डीएनए की बात करते हैं वहाँ पे डीऑक्सीराइबोज होती है। ठीक है, वो हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि कहाँ उसका जो OH ग्रुप है वो कहाँ से वाटर जो है वो रिलीज होता है। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है, देन हमारे पास हम देखेंगे हमारे पास प्योरीन भी है, पाइरीडीन भी है, और उसके बाद क्या है हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप। तो पहले हम एक न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करते हैं। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किस तरह से होता है। अगर हम एक शुगर लें, पहले हम डीएनए से स्टार्ट करेंगे, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, नेक्स्ट हम आरएनए स्टडी करेंगे। पहले अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में हमें जो शुगर बनानी है वो हमारे पास है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, पहले हम एक राइबोज शुगर बना लें, OH ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज क्यों, क्योंकि इसके कार्बन नंबर 2 पे OH नहीं है बल्कि हाइड्रोजन है। ठीक है, इसलिए इसको हम डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात कर रहे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना होता है शुगर, हमारे पास फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस पे। ठीक है, तो हमारे पास जो शुगर होती है डीएनए में वो हमने बात की कि हमारे पास डीऑक्सीराइबोज होती है क्योंकि इसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन जोड़ की बल्कि
हाइड्रोजन होता है। उसके अलावा हम बेस की बात करेंगे तो बेस जो है जब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो आपके अटैच होती हैं कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बेस अटैच होगी, ठीक है। जो बेसेस होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम प्योरीन्स बोलते हैं, और जो हमारे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम पायरीडीन्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर में जो प्योरीन्स हैं उनमें हमारे पास आती हैं एडेनिन एंड गुआनिन, ठीक है। पायरीडीन्स में हमारे पास आएंगे साइटोसिन, थायमिन और जो यूरेसिल, ठीक है। अब डीएनए में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन की बात करते हैं, लेकिन जो यूरेसिल है ये प्रेजेंट होता है आरएनए में, क्योंकि आरएनए में क्या थायमिन प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब हम डीएनए की बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह की बेसेस है, प्योरीन्स और पायरीडीन। प्योरीन्स जो होती है वो हमारे पास डबल रिंग स्ट्रक्चर बना रही होती है जिस तरह से, लेकिन जो पायरीडीन होती है उनका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो लेकिन जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, एक शुगर है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस डीएनए की बात करेंगे तो उसमें कार्बन नंबर 1 पे बेस अटैच होती है, ठीक है। वो कोई भी बेस हो सकती है प्योरीन और पायरीडीन में। उसके बाद हमने बात करनी है कि जो हमारे पास क्या है फॉस्फेट ग्रुप, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 5 पे अटैच होता है इधर, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आगे और भी अटैच होते रहते हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे जो कार्बन नंबर 5 पे होता है और कार्बन नंबर 1 पे बेस होती है और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप। जब फॉस्फेट ग्रुप शुगर से आ जाता है यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है रिलीज होता है, ठीक है। इस तरह से एक फॉस्फेट बन गया। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बेस लगी है वो हमारे पास एडेनिन लगी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। मोनोफॉस्फेट क्यों है क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फेट का नंबर है वो क्या है 1 है, ठीक है। ये हमारी बात करेंगे अगर यहाँ पे दूसरा फॉस्फेट अटैच हो गया है तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, जो भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो बेस है हमारे पास फॉर एग्जांपल एडिनोसिन की बात कर रहे हैं हम तो पहले वो मोनोफॉस्फेट थी, अगर उसके पास जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एक है, ठीक है। इस तरह से दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गए तो वो क्या होगी डाइफॉस्फेट, पीछे एडिनोसिन और ये फॉस्फेट नंबर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद दूसरे के साथ अगर तीसरा अटैच हो जाए फॉस्फेट ग्रुप तो फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जो डीएनए है डीएनए की अगर हम रिलेशन करें तो डीएनए हमारे पास क्या है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए हमारे पास क्या है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड लेते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं जिस तरह उसका फॉस्फेट नंबर इंक्रीज होता रहता है इस तरह से उसमें हम ऐड करते रहते हैं अदर इज मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट या फिर ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। लेकिन हमारे पास है एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन नंबर 1 पे बेस अटैच होती है, वो प्योरीन भी हो सकती है और पायरीडीन भी हो सकती हैं। उसके बाद उसके कार्बन नंबर 5 में हमारे पास होता है अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये जो एक फॉस्फेट ग्रुप दूसरे फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है दूसरे तीसरे फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो हाई एनर्जी होती है उनमें, ठीक है। जब भी हमारे पास एक जो फॉस्फेट होता है वो डिटैच हो तो हमारे पास हाई एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी किसी भी प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए वो यूज होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जिस तरह से हम बात करते हैं ट्राइफॉस्फेट है वो उनके बॉन्ड टूटते हैं ना हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं टू डाइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाई एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो बॉन्ड है फॉस्फेट के वो हमारे पास क्या है हाई एनर्जी बॉन्ड है जिससे हम एनर्जी लेते हैं। तो ये था हमारे पास एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसके बाद हम डीएनए की बात करते हैं। डीएनए की बात करते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखेंगे डीएनए मिलकर बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है तो हमारे पास डीएनए क्या है पॉलीमर, तो पॉलीमर मिलकर बनाता है मोनोमर से। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होगा चेन बनाएगा पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, तो वो पॉली न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास डीएनए। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उस पर हम पहले बात करें तो डीएनए के जो हम देख लेते हैं इसको आप देखें कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। 1 पे हमारे पास क्या हो गया बेस और 5 पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो बात करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर की। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके बारे में जो सबसे पहले एक्स-रे डिफ्रेक्शन के थ्रू
हमारे पास मॉरिस विल्किन और फ्रैंकलिन ने एक स्ट्रक्चर दिया था। मैं बताया था कि जो हमारे पास डीएनए वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें वो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में अटैच होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो रिंग्स हैं। तो बाद में जो ये पूरा प्रोसेस था इसको डिफाइन करके एक मॉडल की फॉर्म में हमें वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, ठीक है। बाद में उनको दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला इन 1962। तो एक्सरे डिफ्रेक्शन में उन्होंने हमें बताया कि कुछ डीएनए किस तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सही से मॉडल है हमारा कि जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था कि जो हमारे पास डीएनए है वो इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो ये जो दो चेन्स हैं आपस में ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में चेन्स आपस में अटैच हैं, लेकिन जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस बॉन्ड से अटैच होता है वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। जिस तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं हमारे पास एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो हमारे पास विड्थ होती है इसकी 2 नैनोमीटर। तो अगर हम सिंगल टर्न की बात करें तो सिंगल टर्न की जो लेंथ होती है वो हमारे पास होती है 3.4 नैनोमीटर। उसके बाद हमारे पास ये जो बेसिस हैं, जो हमारे पास दो चेन्स हैं आपस में एंटी पैरेलल अटैच हैं, ठीक है। तो इनमें बेसिस में आपस में बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे जो हम आगे लॉ पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, एडवन चार्ट ऑफ करते हैं। इसमें बताया गया जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो हमारा बेसिस है वो उनका नंबर आपस में इक्वल होता है pyrimidines और pyrimidines का, ठीक है। प्योरीन्स और pyrimidines का। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो बेसिस हैं दोनों चेन्स की आपस में बॉन्ड बनाती हैं। मतलब हमारे पास अगर हम देखें जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड बनाती है विद द थाइमिन, साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाती है विद द guanine, ठीक है। अगर ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो हमारे पास अगर यहाँ पे एडेनिन होगा तो दूसरी चेन की क्या होगी, थाइमिन, और यहाँ पे अगर थाइमिन होगी तो दूसरी चेन का क्या होगा, एडेनिन, ठीक है। इनमें जो बॉन्ड है वो हम देखेंगे हमारा वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और लेकिन जो चेन्स हैं, जो चेन मीनिंग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर साइटोसिन होगा तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा विद गुआनिन, ठीक है। तो अब एक बेस के जो दो दूसरी बेस है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारा 0.34 नैनोमीटर होता है, और एक टर्न के अगर हम देखें तो वो हमारे पास 3.1 नैनोमीटर, और एक टर्न में अगर हम देखें तो हमारे पास अबाउट 10 पेयर्स होते हैं, 10 to 12 पेयर बेसिस होती है, ठीक है, एक सिंगल टर्न में। उसके बाद हमने बोला कि हमारे पास जो डीएनए वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो पोलर न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास हैं वो एंटर पैरेलली हमारे पास अटैच हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे कि किस तरह से ये दो पोलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। जो दो पोलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं उन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच हैं, उन्होंने एक चेन बनाई है मिलके, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलीन्यूक्लियोटाइड। ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, एक आपस में एंटर पैरेलल अटैच है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता है, इसके अंत पे एक बेस होती है, 5+ एक फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो हम सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं। जब भी हमने फॉस्फेट ड्रॉ किया था हमने देखा था कि उसका जो कार्बन 3 होती है वहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, जो हमने ड्रॉ किया था, और यहाँ पे फॉस्फेट, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे दूसरी न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करें, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड बेस हम बाद में अटैच करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक न्यूक्लियोटाइड है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट दूसरे की हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह से ये चेन चलती रहती है, ठीक है, क्योंकि उसका जो 3' एंड होता है वो फ्री होता है, ठीक है। एक उसकी जो 5 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है वो फ्री होता है 5' पे, और जो 3' होता है उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, ठीक है। तो अभी ये हमारा 5' है, इस तरह हम न्यूक्लियोटाइड अटैच करते जाएंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे फॉस्फेट और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये बॉन्ड इनका बनता रहेगा, इसी तरह से ये पूरी चेन है, इस तरह से बॉन्ड यहाँ बनता रहेगा, ठीक है। ये 3 है, इसी तरह से 4, 5, 6 जितनी भी न्यूक्लियोटाइड होगी वो मिलकर क्या बनाएगी, एक चेन बनाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच है, दूसरा तीसरे से, इसके अंदर जो बॉन्ड है वो क्या हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अगर हम इसकी एंटर पैरेलल जो है वो चेन ड्रॉ करें तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे जो उसकी फॉस्फेट दूसरे की क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसके उससे बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से पूरी चेन होगी, पीछे से एक का फॉस्फेट दूसरे का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी तरह से ये पूरी चेन बनती रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो बेसिस हैं, बेसिस आपस में बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन था तो इस साइड पे क्या होना चाहिए, थायमिन होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ठीक है।
यहाँ पे थायमिन था डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो बेस होगी हमारे पास एडेनिन। इस तरह से अगर यहाँ पे साइटोसिन था तो यहाँ पे क्या होगा गवानीन ट्रिपल बॉन्ड, अगर यहाँ पे गवानीन था ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा साइटोसिन। तो इसी तरह से ये पूरी एक चेन इसी तरह से कंटिन्यू करती है और ये पूरी न्यूक्लियोटाइड से बोलते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक चेन बनाते हैं। और जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में क्या होता है कि जो एक हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो दूसरी चेन के साथ आपस में बॉन्ड बना लेती है। यहाँ पे जो बेसिस के साथ आपस में बॉन्ड बना रहे हैं वो हमारे पास क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड बना रहे हैं वो हमारे पास क्या है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये जो हमारे पास डीएनए के स्ट्रक्चर जो हमने बताया कि वहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद अगर रूल की बात करें कि जो हमारे पास एडेनिन है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बना रहे डबल और साइटोसिन गवानीन के साथ यहाँ पे एक रूल भी डिस्कस करते जाते हैं जो क्या था एवन चार्गाफ रूल को बोलते हैं, डिस्कवर जो था उन्होंने दिया भी एवन चार्गाफ साइंटिस्ट ने था। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि जो पेरिड्स का नंबर है वो प्राइमरीज के नंबर के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास जो एडेनिन है वो थायमिन के इक्वल और जो साइटोसिन है वो गवानीन के इक्वल है। ठीक है, और ये अपनी इसी तरह रिलेशन में पैदा होते हैं, हमेशा जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, जो साइटोसिन है वो गवानीन के साथ बॉन्ड बनाता है। इस तरह से इनका नंबर पूरा नंबर जो है वो इक्वल है। और जो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा हमने पढ़ा जो वाटसन है जो हमारे पास 3D मॉडल है वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, लेकिन आपको बताऊं कि जो यहाँ पे एक्सरे डिफ्रेक्शन था ये पूरा बात जो थी कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और उनकी बेसिस में इतने बॉन्ड है, कितनी बेसिस आ रही है पर टर्न, उनकी लेंथ कितनी है, वो सारा मिला था एक्सरे डिफ्रेक्शन से। ठीक है, जिस तरह मैंने भी आपको आगे बताया कि वो एक्सरे डिफ्रेक्शन किसने दिया था, हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक थे विल्किन और दूसरे थे क्या थे रोजन फ्रेंचलिन। ठीक है, तो इन दोनों ने हमें एक्सरे डिफ्रेक्शन दिया था। फिर उन दो साइंटिस्ट ने जो हमारे कैम्ब्रिज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने 1953 में हमें 3D मॉडल दिया जिसपे हमें 1964 में नोबेल प्राइज मिला था। सिर्फ जब बात की जाती है वाटसन एंड क्रिक में जो मॉडल जो पेपर था वो नेचर में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो जो नोबेल प्राइज की ज्यादातर बात की जाती है कंफ्यूजन होती है कि वो सिर्फ वाटसन एंड क्रिक को ही मिला था। नहीं, जो नोबेल प्राइज है वो सिर्फ वाटसन और क्रिक को नहीं मिला था, वो वाटसन क्रिक एंड मॉडल विल्किन इनको मिला था। ठीक है, इन तीन को नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन जो 3D मॉडल हमें डीएनए के सामने लेके आए हमें समझाया वो किसने था, दो साइंटिस्ट ने वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट हम दो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास एटीपी और एनएडीपी है। ठीक है, पहले हम एटीपी के देखते हैं। एटीपी का हमें पता है कि वो क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, तो वो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है जिससे हम एनर्जी किस तरह से एटीपी से एनर्जी मिलती है। तो पहले अगर हम एटीपी का स्ट्रक्चर देखें तो एटीपी की एब्रिविएशन तो हमारे पास क्या है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट से मैं आगे बता चुकी हूँ कि इस एक हमारे मोनोन्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट्स हैं वो 3 ग्रुप फॉस्फेट्स के अटैच हैं। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप से जो आपस में अटैच होते हैं और जो भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो जब एक भी बॉन्ड टूटता है तो हमें ज्यादा सारी एनर्जी मिलती है। इस वजह से जो एटीपी है वो हमारे क्या है, हमारा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। उसके बाद अगर हम एटीपी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक हमारे पास एडेनिन न्यूक्लियर बेस हमारे पास है, एक हमारे पास शुगर और तीसरा हमारे पास क्या है फॉस्फेट। लेकिन फॉस्फेट यहाँ पे कितने नंबर में है, 3 नंबर में। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड्स की बात करेंगे, जो सारे बॉन्ड्स है फॉस्फेट के आपस में कोवलेंट बॉन्ड से लिंक है। यदि वो एक भी हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, डाइफॉस्फेट में, तो हमारे पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस और वहां से हमें एनर्जी मिलती है। इस वजह से वो सारे मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होते हैं उनमें वो एनर्जी यूज होती है। इस वजह से हम एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक हमारे पास शुगर है यहाँ पे और ये हमारे पास क्या है बेस और ये हमारे पास क्या है 3 फॉस्फेट ग्रुप। जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है तो हमारे पास ये एडीपी बन जाती है, जब दूसरा ग्रुप रिलीज होता है तो हमारे पास एएमपी मोनोफॉस्फेट बन जाती है। तो एक जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी, तो दो होंगे तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह से ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो एटीपी से दी जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें वो हमारे पास क्या है एनएडी। एनएडी की बात करें तो हमारे पास क्या है निकोटीन हमारे एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास क्या होता है एडेनिन और दूसरे में न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास क्या होता है निकोटीनामाइड। ठीक है, अब दो हमारे पास जो बेसेस है वो न्यूक्लियोटाइड वो डिफरेंट है। उसके बाद जो एक हमारे पास अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जिस तरह से अटैच है थ्रू दी फॉस्फेट ग्रुप है। एक हमारे शुगर का जो फॉस्फेट ग्रुप था वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से अटैच है। ठीक है,
इस वजह से इनकी जो बॉन्ड है वो एनएडी होता है। लेकिन जब हमने अपने पीछे डीएनए का स्ट्रक्चर देखा तो हमने क्या देखा कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक इन्वॉल्व होता है, दूसरा फॉस्फेट होता है। लेकिन अगर हम एनएडी की बात करें तो एनएडी में क्या होता है, हमारे पास एक हमारे पास निकोटिनामाइड होती है, एक एडेनिन होती है, लेकिन ये आपस में दोनों न्यूक्लियोटाइड जो तय करते हैं क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और ये हमारे पास क्या बनाते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम इस तरह एनएडी की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड है और ये है एक कोएंजाइम भी है। नेक्स्ट हम जो न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करें वो हमारे पास क्या है, आरएनए डीएनए से किस तरह से डिफरेंट। हमने पीछे बात की कि जो डीएनए है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, लेकिन जब आरएनए की बात करते हैं तो इसमें डीऑक्सी नहीं बल्कि राइबोस शुगर होती है। इसके सेकंड जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। उसके अलावा ये डीएनए से किस तरह से डिफर करती है कि जो डीएनए वो हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो हमारे पास उसके स्ट्रैंड है, लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं हेरिडिटी मटेरियल की, तो एनिमल प्लांट ज्यादातर हम देखते हैं तो वहाँ पे डीएनए ज्यादा हेरिडिटी मटेरियल होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। कुछ वायरसेस भी हैं जिनके अंदर आरएनए हेरिडिटी मटेरियल हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आरएनए है वो ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन कभी कभी ये डबल जो स्ट्रक्चर बना देते हैं कुछ, अगर उनकी कॉम्प्लीमेंट्री जो डिजिट्स होते हैं वो आपस में अटैच, जिस तरह हम ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आरएनए के हमारे पास तीन क्लास में तीन टाइप के आरएनए हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। एक हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोस आरएनए जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो मेन डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में वो क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसकी बेसिस हैं हमारे पास साइटोसिन गुआनिन ये दिखी उधर, ठीक है, हमारे पास एडेनिन दिखी डीएनए में, लेकिन आरएनए में यूरासिल होता है, थायमिन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। थायमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल। तो एक बात क्या है हमारे पास कि जो डीएनए है, डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो मैसेंजर आरएनए में हमारे पास जो थायमिन है वो नहीं होगी बल्कि क्या होगा, यूरासिल होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो डीएनए है वो आरएनए आपस में डिफर करते हैं। और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। आगे हम जो तीन हमने टाइप पढ़ी है डिफरेंट देखेंगे कि मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए आपस में किस तरह से डिफर करते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो आरएनए की अगर हम डिस्कस करते हैं, मैसेंजर आरएनए डिस्कस करते हैं तो मैसेंजर आरएनए अगर हम देखें तो मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से, ठीक है। तो हमारे पास डीएनए होता है, डीएनए के अंदर सारा मैसेज होता है, फॉर एग्जांपल इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड है उनका आपके पास है, ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस है। उस डीएनए से फिर क्या कोड होना है हमारे पास, मैसेंजर आरएनए। इस मैसेंजर आरएनए पर आगे जाकर क्या बनाना है, जो मैसेज कोड करके स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डीएनए मैसेज कोड हो रहा है तो यहाँ से डीएनए में मैसेज फॉर्म में कोड होता है वो मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में कोड होता है, और इसको हम मैसेंजर आरएनए से जैसे बोलते हैं क्योंकि ये मैसेज कैरी करता है, ठीक है। मैसेज कैरी करेगा तो हमें न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स के पास जाएगा और वहाँ पे क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ये मैसेज कैरी कर रहा है इसलिए हम इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। अब मैसेंजर आरएनए की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास जो डीएनए है उसके अंदर मैसेज कितना, कौन सी उसमें प्रोटीन बनानी है, कितना मैसेज उसमें कोड करना है, ठीक है। जितना जो जीन है वो कोड हो रहा है मैसेंजर आरएनए की लेंथ भी इतनी होगी। जैसा यहाँ पे एग्जांपल है हम देख रहे हैं कि अगर हमने एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाना है जिसके अंदर 100 अमीनो एसिड है, ठीक है, एक प्रोटीन है जिसके अंदर 100 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाएगी, तो उसके लिए जो डीएनए है, जो डीएनए कोड करेगा उसके अंदर हमारे पास 300 न्यूक्लियोटाइड होगी, ठीक है। 100 अमीनो एसिड के 300 न्यूक्लियोटाइड्स क्यों होंगी, क्योंकि हमारे पास एक जो हमारे पास अमीनो एसिड होता है उसको कोड करने के लिए हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे UAA, ठीक है, ये एक स्टॉप कोड आ रहा है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर हमारे पास एक अमीनो एसिड को कोड करती है, इसलिए 100 अमीनो एसिड के लिए हमारे पास 300 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। इस वजह से मैसेंजर आरएनए उसकी लेंथ कितनी है वो डिपेंड करती है कि वो कौन सा मैसेज कोड कर रहा है, कौन सी प्रोटीन बनाना चाह रहा है। मैसेंजर आरएनए टेक्स जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम, ठीक है, मैसेज लेके जाता है न्यूक्लियस से टू द राइबोसोम जहां पे उसने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन, ठीक है। जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। और डीएनए से जब डीएनए बन रहा है उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये तीन डिफरेंट प्रोसेस हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए अगर कुछ इसको रेप्लिकेट कर रहा है तो रेप्लिकेशन, और डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है ये प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन का, और ट्रांसक्रिप्शन से फिर मैसेंजर आरएनए से अगर प्रोटीन बन रही है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, जिसको ओवरऑल हम सेंट्रल डोग्मा भी बोलते हैं।
तो मैसेंजर आरएनए देखें तो मैसेंजर आरएनए की अगर ओवरऑल बात करें आरएनए में मैसेंजर आरएनए की कितनी क्वांटिटी होती है किसी सेल में, ये प्रेजेंट होता है 4% ऑफ टोटल आरएनए इन दी सेल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो इसको भी कोड जो मैसेज में राइबोसोमल आरएनए के बनने का होता है वो हमारे डीएनए से आता है, ठीक है। डीएनए में जो जीन है वो कोड करेगा तो हमारे राइबोसोमल आरएनए बनता है। राइबोसोमल आरएनए है वो पार्ट बनते हैं जाके राइबोसोम्स का, जहाँ पे क्या होती है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन फैक्ट्री अगर हम बात करें तो वो क्या है हमारे पास राइबोसोम। तो अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की जो ज्यादातर सिंथेसिस हो रही थी वो द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस हो रही है। और अगर हम वैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें आरएनए में, जिस तरह हमने बोला मैसेंजर आरएनए 4% कॉन्स्टिट्यूट करता है, वहीं पे राइबोसोमल आरएनए कॉन्स्टिट्यूट करता है अबाउट 80% ऑफ द टोटल आरएनए इन ए सेल, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारे पास जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए है क्योंकि ये राइबोसोम्स बना देते हैं। उसके बाद अगर हम बेस सीक्वेंस की बात करें जो राइबोसोमल आरएनए हैं वो अगर हम देखें फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द हायर एनिमल्स और द प्लांट, उनमें राइबोसोमल कुछ जो होता है जो सीक्वेंस बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है राइबोसोमल आरएनए है द लार्जेस्ट साइज अमंग द आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए का जो साइज है एज कंपेयर्ड टू मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए वो हमारे पास क्या है सबसे बड़ा है। आगे हम देखेंगे ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए की बात करें तो ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्रांसफर आरएनए। न्यूक्लियोटाइड इनमें 75 टू 90 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ट्रांसफर आरएनए में हमसे बात की कि आरएनए वैसे सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन कुछ जगहों पे कॉम्प्लीमेंट्री रीजन जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड बना के एक डबल सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसफर आरएनए सीधे से बोला जाता है क्योंकि ये अमीनो एसिड्स को कैरी करके लेके जाते हैं राइबोसोम्स पे, ठीक है। जो फिर जो मैसेंजर आरएनए होता है राइबोसोम्स के पर, ठीक है, वो हमें जो मैसेज उन्होंने कोड करना है उस मैसेज के अकॉर्डिंग ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं अमीनो एसिड को लेके जाते हैं राइबोसोम पे ताकि इस तरह से पूरी एक चेन बने जो प्रोटीन बननी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांसफर आरएनए के डिसमिलिटी की बात करें हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो कैरीज स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो एक अमीनो एसिड को उठाने के लिए जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो डिफरेंट होता है। तो जिस तरह से अगर हम टोटल बात करें तो वैसे तो ट्रांसफर आरएनए वो 60 टाइप्स के होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्योंकि 45 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए देखे गए, ठीक है, तो हर एक अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए है, वो अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड को उठाएगा और राइबोसोम के पास लेके जाएगा। उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास फ्लैट क्लोवर शेप होता है क्योंकि दो जगहों पे कॉम्प्लीमेंट्री रीजन आपस में बॉन्ड बना देते हैं। और इसके 5 एंड पे हमारे पास जो हमेशा टर्मिनेट होता है गवर्निंग भी, या हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि किस तरह पे उसके 5 एंड 3 एंड पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए अगर हमने बात करते हैं कि जिसका जो ट्रांसफर आरएनए है हमारे पास उसके 5 एंड जो होता है हमेशा गवानीन के ही जाके एंड होता है, ठीक है। गवानीन प्रेजेंट होती है और सिलिट्री पर होता है उस पे हमेशा CCA का सीक्वेंस होता है। उसके अलावा इसके 3 ग्रुप होते हैं हमारे पास जहां कॉम्प्लीमेंट्री रीजन आपस में अटैच हो जाते हैं। जो मिडिल वन है यहाँ पे जो 7 बेस हमारे पास सीक्वेंस होता है उसके जो मिडिल वाले 3 होते हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं मैसेंजर आरएनए के, ठीक है। नीचे एक मैसेंजर आरएनए दो उसके क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, वहां पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये हमारे पास कहलाते हैं एंटीकोडॉन, ठीक है। और जो कोडॉन होंगे वो किस पे होंगे मैसेंजर आरएनए पे, ठीक है। तो ये कोडॉन के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इस वजह से इनको एंटीकोडॉन बोला जाता है। उसके अलावा ये एक और लूप बनाते हैं हमारे पास डी आर्म जिसे बोला जाता है या डी लूप बोला जाता है। ये जो रिकॉग्नाइज करते हैं एक्टिवेशन एंजाइम को। हर एक लूप का अपना अपना क्या है फंक्शन है। जो डी लूप है वो एक्टिवेशन एंजाइम्स को रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ पे जो टी आर्म है जिसको हम थीटा लूप भी बोलते हैं, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज करता है राइबोसोम्स के अपनी जगह, ठीक है। कहाँ पे इसमें जाके अटैच होना है राइबोसोम्स पे, ठीक है। राइबोसोम्स को रिकॉग्नाइज करेगा और राइबोसोम्स के ऊपर अपनी वो प्लेस जहाँ पे ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड जाके लगाना है उस प्लेस को रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। ये था हमारे पास ओवरऑल ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर जिसकी 5 प्राइम पे हमेशा गवर्निंग प्रेजेंट होती है, 3 प्राइम पे हमारे पास एक सीक्वेंस होता है वो हमारे पास क्या है साइटोसिन, साइटोसिन एंड एडेनिन। लास्ट में जो हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर के वो हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल जो किसी डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाए तो उनको हम जो मिलके हुए स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, जिन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिपिड। नेम से समझ आ रहा है कि इसमें क्या होगा एक कार्बोहाइड्रेट होगा और दूसरा क्या है हमारे पास लिपिड होंगे। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर सिंपली शुगर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कोई कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब बात करें तो ग्लाइकोलिपिड जो है हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं
ये हमारे प्रेजेंट होते हैं जो व्हाइट मैटर ब्रेन माइलिन शीट में, ठीक है, नर्व सेल्स की और क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में। तो ये जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल से दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स करते हैं, उनकी अपनी ही एक फंक्शन होता है जो अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह से हमने ग्लाइकोलिपिड को देखा कि वो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और माइलिन शीट पे प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल्स। आगे हम देखते हैं कि और कौन कौन से डिफरेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन से देखें तो इसमें हमारे पास प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो मिलके बने होते हैं। देखें प्रोटीन्स आर परमानेंटली अटैच्ड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये अगर ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो ये वाइडली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेल्स में। इनका फंक्शन होता है, परफॉर्म करते हैं एज ए हार्मोन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। जो हमारे ब्लड ग्रुप एंटीजन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो प्ले रोल करते हैं इन द ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड का जो एक ब्लड ग्रुप है दूसरे ब्लड ग्रुप से डिफरेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन से बात करें तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड होता है और एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। ज्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम या फिर राइबोसोम्स में। लास्ट में हमारे पास क्या है, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में क्या है, प्रोटीन्स प्लस लिपिड, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन मिलकर जो बनाते हैं, ज्यादातर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे प्लांट और एनिमल्स मटेरियल में, ठीक है। उसके अलावा ये ज्यादातर मिल्क, ब्लड, सेल न्यूक्लियस या एग यॉक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, फिर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो डिफरेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं इन डिफरेंट सेल्स एट देयर प्लेसेस। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए आपस में डिफर कैसे करते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती है, और डीएनए का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और दो हमारे पास जो चेन है वो एंटर पैरेलली अटैच करके स्ट्रक्चर बना रही होती है। उनमें वेट कितनी है, एक टर्म में हमारी उसकी लेंथ कितनी होगी, बेसिस में कितनी लेंथ है वो हमने डिस्कस किया। आरएनए हमने देखा कि तीन तरह के हमने आरएनए डिस्कस किए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। का फंक्शन क्या है, सबसे ज्यादा कौन सी क्वांटिटी में आरएनए प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या था, राइबोसोमल आरएनए। उसके बाद हमने कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को डिस्कस किया। इस तरह के और लेक्चर्स के लिए आप अपने फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।